अजीज़ी नाजरीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सब का तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने इस पूरे प्रोग्राम के मुख्तलिफ़ एपिसोड्स में आपको उर्दू अल्फ़ाबेट से लेकर सह हरफ़ी, दो हरफ़ी, चार हरफ़ी, हर तरह से जितने भी अल्फ़ाबेट हैं हमने उनके ज़रिए से आपको लफ्ज़ बनाना सिखाया, लफ्ज़ों के बाद जुमले बनाना सिखाया और अब आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं पैराग्राफ की तरफ या इक़्तिबास की तरफ। इस बीच में हम लोगों ने कोशिश ये की कि आपका तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक रहे और हमने तरह तरह के तरीक़े अपनाए और उसमें हमने मुख्तलिफ़ ज़बानों के अदब के ज़रिए से भी ये कोशिश की कि आप लोग कई कहानियों के ज़रिए से, कहीं जो है वो नज़मों के ज़रिए से उर्दू ज़बान सीख सकें। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आइए आज एक और बहुत दिलचस्प कहानी के ज़रिए से हम उर्दू ज़बान सीखेंगे। आज का हमारा उन्वान है ऊँट का ज़हर। ऊँट का ज़हर। बहुत दिलचस्प उन्वान है। अच्छा, ऊँट हमने लिखा कैसे है? देखिए, दो तो जो हर्फ हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं वो तो नॉन कनेक्टर हैं, तो इसलिए पूरे ही लिखे जाएंगे। बाकी क्या है इसके अंदर? अलिफ प्लस वाव प्लस वॉट, नून प्लस टे, ऊँट। लेकिन यहाँ नून की आवाज़ नहीं निकल रही है बल्कि ये गुन्ना की आवाज़ निकाल रहा है। तो देखिएगा, ऊँट, अलिफ वाव पेश ऊ, नून टे, ऊँट। ज़हर तो आप देख ही रहे हैं कि उसमें जे, फिर हे, फिर रे। अब देखिए, थोड़ा सा खूबसूरत तहरीर लगे इसलिए हम रे की शक्ल थोड़ी सी बनाते हुए बदल देते हैं। जे ज़बर ज़ा, हे रे ज़बर हर, ज़हर। तो जे ज़िर जे, हे रे ज़बर हर, ज़हर। तो ऊँट का ज़हर आज का हमारा उन्वान है। अच्छा, जैसा कि आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए। इस कहावत का क्या मतलब? बिच्छू का काटा, नहीं, बिच्छू जिसको काट ले वो रोए और सांप का काटा सोए। कौन बताएगा? आशुतोष ने दिमाग लगाया हुआ है, लेकिन पहले बिच्छू लिखना सीखिए उसके बाद। ओके, बे, और उसके बाद मैंने सुबह बे चे के ऊपर क्या लगा हुआ है? क्या है? बहुत समझाया था ये मैंने। चलिए अभी बताती हूँ फिर। और अगर हम 6 को मिला के लिखते हैं तो फिर इस तरह से बे प्लस वाव, बिच्छू। चे के ऊपर क्या लगा हुआ है ये बताइए। 2 बार जिसको यूज करते हैं उसको कहते क्या है? तशदीद। देखिए, राजेश ने बिल्कुल ठीक बताया, गुड। यानी जब हम किसी हर्फ को 2 बार पढ़ते हैं तो फिर देखिए यहाँ पर बे छे ज़ेर बिच, देखिएगा ये बे का हमने शोशा लिया, फिर 6 लेकर आए, फिर वाव, बे छे ज़ेर बिच, 6 वाव पेश छू, बिच्छू। ठीक। अब ये जो कहावत है कि बिच्छू का काटा रोए और सांप का काटा सोए, इतना आसान तो है। सांप जिसे काट ले वो मर जाता है। सोने का मतलब है मर जाना। अब बिच्छू जिसे काटता है काटे उसकी तकलीफ बहुत होती होगी तो वो तड़पता है। तो आप ये बताइए कि अगर कोई तड़पता है तो वो तकलीफ ज्यादा है या जो गया वो तकलीफ ज्यादा है? तड़पने की तकलीफ ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके बाद ये एक चीज और भी है कि दोनों के जहर में फर्क होता है। ये हमारे इसी उन्वान का हिस्सा है। हमें लिखना भी सीखना है और साथ ही साथ कुछ चीजें हमें जाननी भी हैं। तो दरअसल ये दोनों के जहर के फर्क से होता है। बिच्छू के काटने पर आदमी के जिस्म में एक तरह की झनझनाहट होती है। अब देखिए, झनझनाहट,
2 बार झे आई इसके अंदर, तो झे प्लस झन, फिर क्या आएगा, झनझनाहट प्लस झे प्लस नून, टे, नहीं अलिफ, झनझनाहट लफ्ज बताया ना, प्लस हे प्लस टे। अब देखिए झे, देखते रहिएगा, झे प्लस नून प्लस झे, देखिए कैसे जुड़ा है, बड़ा मुश्किल है इसको जोड़ना। झे नून जबर झन, झे जबर झा, नून अलिफ जबर ना, और हे टे जबर हट। ये है उर्दू का जादू, कितने सारे हर्फ एक साथ मिल गए। फिर से देखिए, झे प्लस नून, फिर झे प्लस नून अलिफ, झे नून जबर झन, झे जबर झा, नून अलिफ जबर ना, हे टे जबर हट, झनझनाहट। सैफी, इसके हिज्जे करेंगे आप? क्यों? झे नून जबर झन, झे जबर झा, झंझा, नून अलिफ जबर ना, झनझना, हे टे जबर हट, झनझनाहट। देखिए किसी भी मुश्किल लफ्ज को आसान तरीके से सीखने का जहां तक मामला है, वो ये कि इसको तोड़ तोड़ के सीखिए। मुश्किल है, इसमें कई अल्फ़ाबेट्स जो है बिल्कुल मिल के आए हैं और 2 बार आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसके हिज्जे इस तरह करेंगे, झे नून जबर झन, झे जबर झा, नून अलिफ जबर ना, झन झना, और हट का अलग से कर लेंगे, हे टे जबर हट। अब दोहराइए, झे नून जबर झन झन, झन, झे नून जे, नहीं झे जबर झा, झे जबर उधर से झा, आवाज ठीक आ रही है। झन झा, आप अपना नाम बताइए। नईम अंसारी। नईम अंसारी, तो बताइए नईम। जे नून जबर जन, झे झे जबर झा। चलिए सैफी फिर से कोशिश करिए। झे नून जबर झन, हाँ झे जबर झा, हाँ, नून नून अलिफ जबर ना। जबर ना, देखिए झन फिर झना, दोनों को इस तरह पढ़िए अलग अलग करके। झे नून जबर झन, ठीक, एक अलग हो गया हिस्सा। झे जबर झा, नून अलिफ जबर ना, झना, झन झना, फिर हे टे जबर हट। फिर से, झे नून जबर झन, हाँ झे जबर झा, हाँ, नून अलिफ जबर ना, झन झना, हम्म, हे टे जबर हट, झन झना हट। शाबाश, बहुत ठीक। तो बिच्छू के काटने पर आदमी के जिस्म में एक तरह की झंझनाहट होती है जिससे शदीद दर्द पैदा होता है, लेकिन सांप का जहर बदन के खून को रफ्ता रफ्ता जहरीला और दिमाग को मुतासिर करके इंसान को बेहोशी में मुब्तला कर देता है, जिसको लोग समझते हैं कि वो सो रहा है। आशुतोष, दिमाग का तलफ़्फ़ुज़ सही, दिमाग बोलिए। दिमाग। दिमाग, ठीक, राजेश ने बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, उसके बाद सांप के काटने में दहशत इंसानी हवास को, अच्छा सांप के काटने में दहशत, दहशत किसे कहते हैं? डर को, डर, खौफ। दहशत इंसानी हवास को, यानी हम जो महसूस करते हैं उसको मुतासिर करती है, जबकि दूसरे किसी शय के काटने से आदमी को कोई जबकि दूसरी किसी शय के काटने से आदमी को कोई डर खौफ नहीं होता, सिर्फ दर्द होता है, बेहोशी नहीं। सांप के काटने पर मौत का खौफ और जहर का असर बेहोशी से हमकिनार कर देता है। खौफ का सही तलफ़्फ़ुज़, खौफ कौन पढ़ेगा? नहीं, खे, हलक से बोलिए फिर से। खौफ, शाबाश। अच्छा, लेकिन ये कि हर किस्म के सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन कुछ सांप कोबरा वगैरह इतने जहरीले होते हैं कि काटने के बाद आध पौन घंटे में उनके जहर का असर शदीद तर हो जाता है, जो जिस्म को अंदर अंदर गला देता है। देखिए सांप का असर आधे घंटे के बाद बहुत जहरीला हो जाता है। अभी आपकी तरफ आ रही हूँ, सवाल आ रहा है। अब ये जो कहानी है वो ऐसी ही कहानी, अभी तक तो ये बताया गया कि कौन सा जहर किस तरह का होता है। तो दुआ मांगते हैं आप लोग सुबह के वक्त, हर चीज से बचने के लिए हम लोग दुआ करते हैं। कोई दुआ भी याद है या नहीं? फिर आ रही हूँ सबक की तरफ ही, वहीं से सीखेंगे। कोई दुआ सुनाइए, इरशाद। दुआ ये है कि किसी भी
अनहोनी से बचने के लिए अल्लाहुम्मा आफानी मिम्मा तलक़ बिही वफ़द्दलानी अला कसीरिन मिनल्लाह। शाबाश। आपने तो अरबी में बताई, हिंदी में? इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। वेरी गुड। आप बताइए, जैसे ये लफ्ज आया, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। शक्ति, शक्ति को उर्दू में क्या कहेंगे? जोर से बोलें तो पता चले। ताकत। ताकत। गुड। किसने बताया? राजेश ने या फिर सैफी ने? ताकत। हाँ तो ठीक है, शाबाशी उधर ही जाएगी। समझ में आया? ताकत और शक्ति और ताकत लिखना सीखें। देखिए, आपको हिंदी और उर्दू के दो ऐसे लफ्ज जो हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, शक्ति और ताकत। अब देखिए, शक्ति में शीन, फिर आगे क्या आ रहा है? क्या है ये? काफ। हिज्जे करेंगे सैफी, शीन के ऊपर जबर यानी मात्रा जबर की है। शीन काफ जबर शक, ते ये जिरती, शक्ति। देखिए कैसे, शक्ति। शीन को हमने मुख्तसर किया, शीन काफ, काफ को देखिए इतना लिया है, शीन काफ जबर शक, ते ये जिरती, शक्ति। अब ऐसे ही ताकत, ताकत में तोए प्लस व्हाट? अलिफ। अलिफ प्लस क्या है ये? काफ और प्लस ते, ताकत। देखिए कलम पे नजर रखिए कि कैसे इसको हम लोग जोड़ रहे हैं। तो अलिफ ज़बर त, काफ को घुमाया इस तरह, काफ ते ज़बर कत, ताकत, काफ ते ज़बर कत, ये इस तरह। अच्छा, अब यहाँ से असल कहानी पे हम आते हैं। बिल्लारी एक सारबानो, सारबानो यानी ऊंट वालों का, सारबानो का गांव था, यानी वहां बहुत ऊंट वाले रहते थे, जिसमें नदीम नाम का एक बहुत शरारती लड़का रहता था। उसको नित नई शरारत सूझती। शरारत में कौन कौन से हर्फ आ रहे हैं? शीन, रे, ठीक। अलिफ, रे। शीन प्लस रे प्लस अलिफ, रे, प्लस ते। ते, शरारत। शाबाश। शीन जबर श, रे अलिफ जबर रा, और कैसे पढ़ेंगे? देखिए, अगर हिज्जे करने आ जाए, स्पेलिंग आ जाए, स्पेलिंग कैसे हम जोड़ते हैं हरफों को मात्राओं के जरिए से, तो बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो शीन जबर शाह, रे अलिफ जबर रा, रे ते जबर रत, शरारत। तो कौन शरारती था? सैफी? नदीम। नदीम, यानी कि कहानी की तरफ दिमाग है, ठीक है। जिसमें नदीम नाम का, यानी ऊंट वालों का एक गांव था, और उसमें नदीम नाम का एक लड़का बहुत शरारती था। उसको नित नई शरारत सूझती। जब चलता ठोकरें मार मार कर चलता, पत्थरों से फुटबॉल खेलता, रास्ते में बैठे कुत्तों जानवरों को लात मारता, छोटे बच्चों की कानों मेंठना, हाँ कान में रोड़ना, ठीक। अच्छा, चिड़ियों या दरख्त के फलों को पत्थर मारता। अब दरख्त किसे कहते हैं? बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, कौन बताएगा? पेड़ को। पेड़, गुड। दरख्त, और मैं लिखूं कैसे? मुझे तो लिखना ही नहीं आता है। दरख्त कैसे लिखेंगे? दाल, दाल, रे, खे, गुड। खे का तलफ़ुज़ या उच्चारण बिल्कुल सही आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। दाल हमने ऐसे ही ले लेंगे, रे भी इस तरह से, क्योंकि ये हर्फ जो हैं अपने से पहले वाले हर्फ में तो मिलते हैं, लेकिन बाद वाले में फ्री रहते हैं। दाल ज़बर दा, रे ज़बर रा, खे और ते को मिला दरख्त। तो दरख्त यानी पेड़। तो ये बहुत शैतान या शरारती लड़का था। दरख्त के फलों को पत्थर मारता। फल या फल? फल, ठीक, बिल्कुल। पत्थर मारता, हर रोज डांट फटकार होती, लेकिन इसके अंदर तो जैसे शैतान बैठा था, जो हर वक्त उससे हाथ या लातें चलवाता। सालाना दौड़ में नदीम हमेशा फर्स्ट आकर अपने गांव का नाम रोशन करता, और उस वक्त उसकी सारी शरारतें लोगों के जहन से महव हो जाती। इस बार फिर सालाना दौड़ के लिए अपनी तैयारी में वो
कभी ऊंटों के साथ उनके ऊपर या आगे पीछे दौड़ने की मशक कर रहा था। यहाँ से गौर कीजिएगा कि इस बार जो है, इस साल जो दौड़ होने, वो बहुत शरारती था, मुस्तकिल दौड़ता रहता था, लेकिन इस बार उसका मुकाबला किससे था? ऊंटों से था। तो दौड़ में वो उनके ऊपर या आगे पीछे दौड़ने की मशक कर रहा था ऊंटों के साथ साथ। एक दिन उस गांव का एक ऊंट कहीं खो गया। तलाश करने पर भी नहीं मिला। मिलता कैसे? जंगल की तरफ निकल गया था, जहां उसको एक पागल लोमड़ी ने काट लिया, जिससे उस पर पागलपन का दौरा पड़ गया। फिर वो इधर उधर भटकता हुआ वापस बिल्लारी पहुंच गया, यानी ऊंट को काट लिया था, और वहां उसने नदीम के भाई को काट लिया, जो शरारती बच्चा था उसके भाई को। नदीम को बहुत गुस्सा आया और वो ऊंट को लाठी लेकर मारने दौड़ा। ऊंट लाठी देखकर नदीम पर हमला करने के लिए बढ़ा। अब गौर से सुनिएगा, सवाल आएगा इसमें से। नदीम ने उसके मुंह पर एक लाठी रसीद की। ऊंट दर्द से तिलमिलाता हुआ दौड़ा। नदीम उसके पीछे पीछे, ऊंट आगे आगे। घंटा भर दौड़ चली होगी कि नदीम को ठोकर लगी और पैर से खून जारी हो गया। सही तलफ्फुज़ खून है या खून है? क्या? खून, ठीक। उसको ऊंट पर गुस्सा था, लेकिन प्यास से परेशान होकर घर लौटा। ऊंट भी प्यास से मजबूर होकर पानी तलाश करने के लिए इधर उधर भटकने लगा, यानी ये भी गिर गया और ऊंट भी आगे निकल गया कहीं। और आखिरकार बरसाती पानी से भरा एक गड्ढा उसको मिल गया। ऊंट भटक रहा है पानी के लिए, एक गड्ढे में वो पहुंच गया। पानी पीने के लिए जैसे ही उसने अपनी लंबी गर्दन पानी में डाली, एक चीख मारकर वो पीछे की तरफ मुड़ा। थोड़ी देर खड़ा तकलीफ से झूलता रहा और फिर एकदम ढेर होकर वहीं बैठ गया। नदीम ने घर पहुंचकर चोट के जख्म पर मरहम लगाया और फिर 2 गिलास पानी पीकर वो घर से बाहर निकला तो लोगों को कहते सुना कि नदीम को ऊंट ने दौड़ में हरा दिया। अब देखिए नफ्सियात, ये साइकोलॉजी है इसकी। अरे नहीं, उसके चोट लग गई थी इसीलिए वो रुक गया था, किसी ने कहा। तब भी अगर रुक गया था तब भी तो ऊंट ही जीता। ये बातें सुनकर नदीम का ऊंट पर गुस्सा बढ़ रहा था कि किसी ने आकर खबर दी कि ऊंट एक पानी के गड्ढे के पास खामोश बैठा है, ना हिल रहा है ना उठ रहा है। बच्चों ने दूर से उसको हकाने उठाने के लिए कंकरियां भी फेंक कर मारी, मगर वो उसी जगह पर बेहिस्सो हरकत खामोश बैठा हुआ है। यानी ऊंट जो है, जहां उसने पानी पिया था वहीं बैठा है और हिल नहीं रहा। नदीम ने ये सुनकर अपनी लाठी उठाई और उस गड्ढे की तरफ बढ़ने लगा जहां ऊंट बैठा था। ऊंट के नजदीक पहुंचकर नदीम ने अंदाजा लगाया कि ये क्या मामला है। फिर धीरे धीरे चुपके से उसके नजदीक होकर पत्थर फेंक कर उसकी कैफियत जानने की कोशिश की। जब उसको बिल्कुल खामोश पाया तो हिम्मत करके वो ऊंट के पास पहुंच गया और बड़ी सुरअत से उसकी पुश्त पर एक लात रसीद कर दी। पुश्त, पीठ पर, बड़ी तेजी से, बड़ी जल्दी। जब उसने देखा कि इसमें कोई हरकत नहीं है, इसलिए नदीम की पूरी टांग ऊंट के जिस्म के अंदर उतर गई। घबराकर नदीम ने फौरन पैर बाहर खींचा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। हुआ दरअसल, क्या हुआ होगा? सस्पेंस है। हुआ दरअसल ये था कि जब ऊंट प्यास की वजह से पानी पीकर उस गड्ढे से हुआ दरअसल ये था कि जब ऊंट प्यास की वजह से पानी पाकर उस गड्ढे से पानी पीने लगा तो गड्ढे के किनारे पर बने बिल में से एक जहरीले सांप ने उसको काट लिया और उसके जहर की वजह से वो बेहोश होकर वहीं बैठ गया। और ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, जहर का असर ऊंट के सारे बदन में फैल गया और जहर ने उसके गोश्त को अंदर अंदर गला दिया। सिर्फ उसकी खाल बदन से चिपकी रही। जब नदीम ने उसको लात मारी तब जिस्म के गल जाने की वजह से नदीम की टांग ऊंट के बदन में घुस गई। देखो नदीम की लात मारने की बुरी आदत। अब देखा आपने कि उसको हर किसी को मारने और परेशान करने की आदत थी। अब जब उसकी टांग जो है वो, या उसकी लात जो है, एक जहरीले बदन में जा रही है, तब क्या नतीजा हो सकता है? नदीम की लात मारने की बुरी आदत जानवरों पर रहम न करने और जिद्दो गुस्से की वजह से उसकी टांग भी जहर आलूद हो सकती थी। लेकिन फौरी इलाज के लिए दौड़ भाग से उसको बचा लिया गया, यानी फौरन उसका इलाज किया गया और उसकी वजह से वो बच गया। तो यहाँ इस सबक से
ऊंट का जहर समझ में आया, ऊंट में जहर कैसे था? तो अब इससे आपको क्या सबक मिलता है? एक लाइन में बस ये बताइए तो मैं लिखूं यहाँ पर। क्या सबक मिला? जान जा सकती थी नदीम की, कौन बताएगा? आप बताएंगी वर्षा? किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल। नहीं देखिए, मैंने हमेशा एक बात वो जो बिल्कुल सच है वो मैंने नहीं कही। आप कभी भी देखिए, जबान या भाषा कोई भी हो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। कहानियाँ, नज़में, कविताएं सब हमें ये सबक देती हैं कि किस तरह से हम एक अच्छा इंसान या मनुष्य बन सकते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने नज़्म सुनाई या कविता सुनाई, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। या आप लोगों ने वो एक नगमा जो बहुत मशहूर है, वो भी दुआ ही है, आपने सुनी होगी, ए मालिक तेरे बंदे हम। कौन पूरा करेगा? हाँ बताइए सैफी। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। एक्सीलेंट। अब देखिए यही चीज जो है, यानी हमें ये दुआ एक नेक इंसान बनाने की तरफ माइल कर रही है, रागिब कर रही है। तो उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी का भी तो मकसद यही है कि आप ज़बान भी सीखें, लेकिन साथ साथ अच्छी कदरें भी सीखें, ताकि न सिर्फ ये कि हम खुद एक अच्छे इंसान बने, बल्कि दूसरों को भी इन कहानियों या नज़मों को, चाहे वो उर्दू ज़बान के ज़रिए से या हिंदी के ज़रिए से, अपने साथियों और दोस्तों को सुनाकर उनको भी एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें, ताकि समाज बेहतर से बेहतर हो सके। आप सब हमारे साथ उर्दू सीखने के लिए जुड़े हुए हैं। यकीन मानिए कि हम सब के लिए ये बहुत खुशी का सबब है और हमारी खुशनसीबी भी है। आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।